કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? હું અશોક જાદવ ગીતાંજલિ વિદ્યાલયમાં બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। मित्रों, आज हम कक्षा 7 में अभी तक जो अपने पाठ्य पुस्तक में जो इकाई पढ़े हैं उनका रिवीजन यानी कि पुनरावर्तन पढ़ेंगे। पुनरावर्तन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आज तक हमने जो पढ़ा है वो कहीं हमारे दिमाग से निकल ना जाए और हमें वो सभी प्रकरण याद रहे। इसलिए पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 28 पर जो पुनरावर्तन दिया गया है उसका हम आज अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पुनरावर्तन एक पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 28 उनमें पुनरावर्तन एक का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं तो 5 प्रश्नों के उत्तर आज हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो विद्यार्थी मित्रों, पहले तो हमें सोचना है कि ये प्रश्न कौन सी काव्य या कौन से पाठ में से लिया गया है। तो हमारी जो काव्य है हमारा दूसरा काव्य का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है काव्य में से ये प्रश्न लिया गया है। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। क्या है उत्तर इसका? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। हमने काव्य में पढ़ा था कि काव्य जब याद तुम्हारी आती है, जो भगवान को संबोधित करके काव्य लिखा गया है। और भगवान की याद कवि को कब आती है? तो जब चिड़िया एक प्राकृतिक वातावरण हो जाता है, सवेरे बहुत सवेरे चिड़िया जो उनका कलरव सुनाई देता है और वो खुशी के गीत गाती है, तब हमें प्रभु की याद आती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर है चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। अगला प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न कहां से लिया गया है? तो विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न हमारा तीसरे नंबर का जो प्रकरण है कुत्ते की वफादारी, जो कि एक कहानी है। कुत्ते की वफादारी पाठ्य पुस्तक में दी हुई कहानी है। उस कहानी में ये प्रश्न आता है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो आपने वो कहानी पढ़ी है, हमने वो कहानी सुनी भी है और अगले कुछ लेक्चर में हमने इस कहानी के बारे में पढ़ा था। तो इस कहानी आपको याद ही होगी। इस कहानी में एक लाखा नामक बंजारा है, वो बहुत धनवान था। उनका देश प्रदेश में बड़ा व्यापार था। वो देश प्रदेश व्यापार करने जाता था। उनके पास एक कुत्ता था तो बहुत वफादार था। एक दिन लाखा को कुछ धंधे में नुकसान आया, उसे रुपये की जरूरत हुई। वो सेठ के पास पैसे लेने के लिए गया। सेठ ने जमानत के रूप में कुत्ता उनके यहाँ रखा और कुत्ते ने सेठ की चोरी हुई जो कि चीज वस्तुएं थी, जो माल सामान थे, वो वापस दिलवा दिया। इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। ये कहानी मैंने संक्षिप्त में आपको सुनाई। तो विद्यार्थी मित्रों, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो सेठ ने कुत्ते की वफादारी से मुक्त होकर कुत्ते को मुक्त किया। क्यों मुक्त किया? कुत्ते की वफादारी से मुक्त होकर। कुत्ते की वफादारी कैसे की? तो जब सेठ का सामान चोरी हो गया, कुत्ते ने देखा वो सब सामान चोर लोगों ने
जंगल में जाकर गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया। कुत्ते ने देखा, कुत्ते ने सेठ को उनकी धोती पकड़कर वहां ले गया, भौंक कर वहां ले गया और जहां धन गड़ा हुआ था वहीं जाकर उन्होंने खोदना शुरू किया। वहां कुछ खोदने के बाद सेठ को अपना जो चोरी किया हुआ माल था, सामान था, वो मिला। इसलिए सेठ कुत्ते पर मुग्ध हो गए और मुग्ध होकर उन्होंने एक गले में चिट्ठी बांधकर कुत्ते को आजाद कर दिया। इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया। उसका विस्तार से जवाब भी लिखना हो तो ये सब सारा लिखना पड़ेगा। अगर एक वाक्य में लिखना हो तो सेठ ने कुत्ते को उनकी वफादारी से मुक्त होकर मुक्त किया। अगला प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? कथनी और करनी जो हमारा निबंध जो चौथा प्रकरण है, कथनी और करनी में से ये प्रश्न लिया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? तो एक वाक्य का जवाब है कि ईश्वर ने अन्य प्राणियों से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया। मैंने आगे पढ़ाया भी था और आज भी पढ़ाता हूं कि इस सृष्टि में मनुष्य के अलावा कई ऐसे जीव हैं जिनमें आत्मा है। जीव कई प्रकार के हैं, पशु, पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य, लेकिन उन सब में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन वो कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? अगर मैं विस्तार से उसका उत्तर लिखना हो तो क्योंकि अन्य प्राणियों में वाचा, बुद्धि, वाणी का विकास नहीं है। भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही वाचा दी, मनुष्य को ही वाणी दी, मनुष्य को ही बुद्धि दी, जबकि अन्य पशु, पक्षी, जीव जंतुओं को ऐसी वाचा, संवेदना, वाणी, बुद्धि नहीं दी। इसलिए अन्य प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा जीव है जो श्रेष्ठ है। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे का प्रश्न देखिए। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? जो कहानी हमने आगे बात की, जो कुत्ते की वफादारी कहानी है, प्रकरण 3, उनमें से एक प्रश्न लिया गया है। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो आपने सुना, मैंने पहले भी कहा कि जब लाखा बंजारा को पैसे की जरूरत पड़ी तब वो नगर सेठ के पास गया। नगर सेठ ने कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुझे पैसे के बदले में कुछ गिरवी यानी कि जमानत के रूप में मुझे कुछ देना पड़ेगा। लेकिन लाखा के पास कुछ था ही, तो सेठ ने जो लाखा का कुत्ता था वो कुत्ता जमानत के रूप में छोड़ने को कहा। तो कौन सी शर्त रखी? अगर हम एक वाक्य में उसका जवाब लिखना हो तो सेठ ने बंजारे के साथ शर्त रखी कि पैसे के बदले तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो। पैसे के बदले अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो, ये शर्त है। जब तुम अपना पैसा लौटा दोगे तब तुम अपना कुत्ता यहां से ले जाओ। ऐसी शर्त सेठ ने लाखा बंजारा के सामने रखी। फिर उन्होंने लाखा को पैसे दिए। अगला और आखिरी प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो ये भी प्रकरण 1 से लिया, प्रकरण 2 यानी कि काव्य तब याद तुम्हारी आती है, भगवान को उद्देश्य करे काव्य लिखा गया है। प्रभु की याद कब कब आती है, ये हमने पढ़ा था। इसी काव्य से प्रश्न लिया गया है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो जब वर्षा ऋतु आती है तब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, इनका जवाब है
वर्षा ऋतु में क्यों छा जाती है? क्योंकि जब बारिश की मौसम होती है तब झरमर बारिश होती है, जो सूखी जमीन भीग जाती है, सूखे पेड़ पौधे वो खिल उठते हैं, पृथ्वी पर, धरती पर जो घास है वो उगने लगता है, मैदानों में जहां भी देखो वहां हरी चादर बिछा दो, ऐसा लगने लगता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। तो विद्यार्थी, आज आपने एक पुनरावृत्ति प्रकरण 1 से 4 जो भी प्रश्न 1 से 5 वो हमने पढ़े, उनका उत्तर भी हमने सॉल्व किया। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करें। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। तो पहले तो आपको क्या करना है कि जो फकरा दिया गया है, जो परिच्छेद दिया है, उनको शांति से ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद सुलेखन के रूप में, सुलेखन का मतलब है सु मतलब अच्छा, लेखन मतलब लिखना, अच्छा लिखना, सुवाच्य अक्षर से लिखना। तो आपको ये पढ़ना है, मैं पढ़ता हूं, आप भी सुने। हमारे देश का झंडा तिरंगा है, ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग। पूर्ण विराम आता है। सफेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इसी तरह इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद स्वच्छ अक्षर से, सुवाच्य अक्षरों से अपने नोटबुक में लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। तो टीवी देखने से क्या लाभ होता है और टीवी देखने से क्या नुकसान होता है, इसकी चर्चा हमें करनी है। 1-2 मित्र होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। मान लो कि एक रमेश नाम का विद्यार्थी है और एक सुरेश नाम का विद्यार्थी है। दोनों आपस में मिलते हैं और बात करते हैं। रमेश कहता है कि क्यों भाई सुरेश, तूने अपना टीवी अच्छा करवा लिया, तुम्हारा टीवी बिगड़ गया था। तो सुरेश ने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी मना कर रहे हैं कि अभी परीक्षा की मौसम है, तो तुम परीक्षा की तैयारी करो। अगर टीवी देखोगे तो परीक्षा में पास नहीं होंगे और परीक्षा में ध्यान नहीं दे पाओगे। तो सुरेश कहता है, रमेश कहता है कि हाँ, ये बात अच्छी है, लेकिन टीवी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टीवी देखने से हमें मनोरंजन प्राप्त होता है और हमें देश विदेश या स्थानिक समाचार न्यूज मिलते हैं। टीवी में हमें कई जानकारी मिलती है। तो सुरेश कहता है कि ये बात सच्ची है तुम्हारी, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि टीवी से खराब आदतें होती है। अगर टीवी में कोई प्रोग्राम ऐसे आते हैं जिससे हमारे मानस पर बुरी आदत पड़ती है, इसलिए मेरे पिताजी मना करते हैं। तो विद्यार्थी, ऐसी जो परिस्थिति होती है, टीवी देखने से क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, इसकी चर्चा आप भी अपने विद्यार्थी मित्रों, अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं। तो ऐसा एक वार्तालाप के रूप में हमारे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक ये निबंध दिया गया है कि टीवी दूरदर्शन से लाभ क्या है। तो हम निबंध पढ़ेंगे तो भी हमें उसका लाभ और उसकी जो हानि होती है इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो इस प्रश्न में टीवी देखने से क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, उसकी चर्चा हमें आपस में करनी है।
अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, जोड़, ज्ञान और हल। तो उनको हमें शब्दकोश के क्रम में, शब्दकोश के क्रम में मतलब जो मूलाक्षर होते हैं हमारे, वो मूलाक्षर, पहले मूलाक्षर क ख ग घ, फिर जो उसका जो स्वर लगा, व्यंजन स्वर जो आते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, उसका हमें क्रम देखना है। तो इसके चलते हम देखते हैं कि सबसे पहले अपूर्व आएगा, फिर तो मूलाक्षर कार्य, फिर चिंता, फिर ज्ञान, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और तो इस तरह इस जवाब के रूप में हम उसको शब्दकोश के क्रम में रख सकते हैं। अगला चौथा प्रश्न भी है, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ है चारा, चकोर, चिराग, चम्मच और चंद्रिका। तो उसको हम रखेंगे सबसे पहले चंद्रिका, क्योंकि च और न, च से न जुड़ा हुआ है चंद्रिका, तो न के बाद म आएगा, चम्मच, तो चम्मच आएगा, फिर आएगा आ, चारण, फिर रसोई, चिराग, फिर चौकोर। तो इसका हम प्रश्न एक, प्रश्न दो जो है वो हमारा परिच्छेद का है, प्रश्न नंबर 3 है वो टीवी से लाभ आने की चर्चा का है, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, यहाँ मैंने गलती से प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न 4 लिख दिया है, लेकिन हम उसको सुधारते हैं और लिखते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ प्रश्न नंबर 5 और यहाँ प्रश्न नंबर 4। तो विद्यार्थी, पुनरावर्तन कसौटी 1 से 4 प्रकरण जो हमने पढ़े उनका रिवीजन करते हुए पुनरावर्तन 1 हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस पुनरावर्तन 1 का हमने आज रिवीजन किया। आज हमने 5 प्रश्न, उसके अलावा शब्दकोश के क्रम में रखने का जो शब्द प्रश्न और पैराग्राफ, ये सब हमने पढ़ा। आपको गृह कार्य के रूप में पुनरावर्तन 1 अपने नोटबुक में अवश्य लिखना है और उनको मौखिक रूप से तैयार करना है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और विषयां के साथ मिलेंगे। आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ मजा आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई कुछ समझ में नहीं आता है, तो चौकस आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए। हमारे स्कूल का जो नंबर आपके पास दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट करें और स्कूल की मुलाकात अवश्य लें। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब मिलेंगे तो नया विषयांक के साथ मिलेंगे। तब तक आप आपके इस सर अशोक यादव को जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।